हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। और दोस्तों आज जो है इसमें हमारा पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 5 तक मैंने आपको पिछले वीडियो में कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देख लें, ठीक है। देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको कराया था एसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व, यानी मैंने प्रेरक कुंडली एल लगाई थी किसी परिपथ के अंदर और वहां पर मैंने आपको सर्किट को एनालाइज करना सिखाया था, ठीक है। लेकिन आज हमारे पास जो क्या है थर्ड वाला है। देखिए हमने आपको दो सर्किट करा दिए, ठीक है। जब एसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध और दूसरा शुद्ध प्रेरकत्व, ठीक है। आज हमारा तीसरा है, ठीक है। हमने आपको 7 टाइप्स के बताए थे तो उनमें से आज हमारा थर्ड टाइप है, ठीक है। तो हम क्या लगा रहे हैं आज इसमें शुद्ध संधारित्र का प्रयोग करेंगे इस परिपथ के अंदर, ठीक है। और अच्छे से इसको एनालाइज करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर संधारित्र लगाया और वोल्टेज लगा दिए V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो देखिए कौन से अप्लाई करें मैंने वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब हमने इसको क्या दिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई कर दिए। तो हम जानते थे कि हमको क्या निकालना है, इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान निकालना है कि प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होगा, ठीक है। तो आपको धारा निकालनी, तो आप एक काम करेंगे इसमें Q बराबर सी वी, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा Q बराबर सी वी होता है संधारित्र के लिए। तो संधारित्र पर जो आवेश होता है Q उसको कैसे निकालते हैं सी वी, जहां सी क्या है संधारित्र की धारिता है, V वोल्टेज है, ठीक है। और यहां से Q बराबर C और V, इस V की जगह आप ये समीकरण फर्स्ट से V नॉट साइन ओमेगा टी ये वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, ठीक है। आप लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से V का मान रखने पर, तो आपने V का मान यहां से रख दिया है, ठीक है। तो यहां से देखिए Q बराबर कितना होगा सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, ओके। अब देखिए हमको क्या निकालनी है परिपथ में धारा। तो धारा कैसे निकालेंगे हम, इस समीकरण Q बराबर सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसका यदि हम समय के सापेक्ष अवकलन कर दें तो डी क्यू अपॉन डी टी जो कि किसके बराबर होता है विद्युत धारा के बराबर होता है। इस तरीके से हम विद्युत धारा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का समय t के सापेक्ष, ठीक है, क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे हम। अब अवकलन करने पर ओके, देखिए ये क्या हो जाएगा फिर यहां से ये डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा। कर दिया हमने अवकलन, यानी डी अपॉन डी टी कर दिया, टी के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो डी अपॉन डी टी लगा दीजिए क्यू के साथ और इधर भी आप डी अपॉन डी टी लगा दें, ठीक है। और क्या है सी वी नॉट और साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको मैं यहां कर देता हूं डी क्यू अपॉन डी टी, और ये क्या हो गया आपका यहां से सी वी नॉट कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं सी वी नॉट, और ये आपका डी अपॉन डी टी और साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए डी क्यू अपॉन डी टी क्या है, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा विद्युत धारा का I बराबर क्यू अपॉन टी। तो Q में अगर जब समय t का भाग होता है तो ये विद्युत धारा होती है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं विद्युत धारा हो गई है, ठीक है। I बराबर ये सी वी नॉट आपका कांस्टेंट है, आपने बाहर कर रखा है इसको, ठीक है। और इसके बाद देखिए सी वी नॉट बाहर है और ये क्या है डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी, यानी इसका मतलब हो गया साइन ओमेगा टी का टी के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं क्या होता है। देखो साइन ओमेगा टी का होगा कॉस ओमेगा टी, पहले तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा टी का दोबारा करेंगे हम तो ओमेगा कांस्टेंट बन के बाहर आ जाएगा और टी का टी के सापेक्ष क्या होगा 1, तो यानी कि ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा है मैं आपको यहां बता दूं। एक फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे आप, डी अपॉन डी थीटा और साइन एन थीटा। अगर साइन एन थीटा का आप थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है, अवकलन करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए साइन तो कॉस में चेंज हो जाता है, पहले तो कॉस एन थीटा, और यहां पर जो एन है ना एन की दोबारा से मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कॉस एन थीटा इनटू एन आता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मैंने यहां किया, देखो साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है।
सेम यही फॉर्मूला हमने यहां पर अप्लाई कर दिया है। तो आगे इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम, सी वी नॉट, और इस ओमेगा को भी यहां लिख देते हैं, और कॉस ओमेगा टी। ठीक है, आई बराबर, दोस्तों ये जो है ना वैल्यू, ये सी वी नॉट ओमेगा, इसको यदि मैं आई नॉट मान लूं कॉस ओमेगा टी, तो आपकी समीकरण क्या बन गई, ये बन जाती है समीकरण। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो ये जो आई बराबर आई नॉट, तो देख रहे हैं आप, आई नॉट को मैंने क्या माना है, सी वी नॉट ओमेगा मान लिया है, और इस चीज को हम क्या लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, लिखेंगे जहां आई नॉट बराबर सी वी नॉट ओमेगा क्या है, ये धारा का अधिकतम मान है, धारा का अधिकतम मान है। ठीक है, तो ये धारा का अधिकतम मान आ गया। और यहां से यदि मैं एक काम करूं, वी नॉट अपॉन आई नॉट की वैल्यू निकालूं, वी नॉट अपॉन आई नॉट, ठीक है, तो क्या बचेगा, वी नॉट अपॉन आई नॉट, तो इधर ले जाएंगे ये 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाएगा भाई, सी और ओमेगा क्या आ जाएंगे इधर जाके अपॉन में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ वी नॉट अपॉन आई नॉट को हम 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकते हैं। यहां से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, इतना आ जाएगा। और आप देख रहे हैं वी अपॉन आई, वी अपॉन आई, एक तरीके से ओम का नियम समझिए आप, आर बराबर वी अपॉन आई। अगर हम वोल्टेज में धारा का भाग कर दें, ठीक है, वोल्टेज में करंट का डिवाइड कर दें, तो क्या निकलता है, परिपथ के अंदर आई रुकावट अर्थात प्रतिरोध, एक तरीके से क्या है, ये परिपथ की रुकावट है। तो ये भी तो है वी नॉट अपॉन आई नॉट, यानी कि वोल्टेज का अधिकतम मान और धारा का अधिकतम मान है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज और धारा का ही क्या है, अनुपात है। और ये किसके बराबर होगा, वी अपॉन आई से परिपथ की रुकावट के बराबर होगा, अर्थात एक तरीके से प्रतिरोध के बराबर होगा। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था, जब अकेला संधारित्र लगा होता है किसी परिपथ के अंदर, तो परिपथ में रुकावट को अर्थात प्रतिरोध को ही प्रतिरोध ना कहकर क्या नाम से बुलाते हैं, एक डिफरेंट नाम मैंने आपको बताया था, प्रतिघात नाम बताया था मैंने आपको। तो क्या बोलते हैं वहां पर, प्रतिघात बोलते हैं, ना कि प्रतिरोध। तो आप इसको प्रतिरोध नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिघात बोलेंगे। ठीक है, तो वी नॉट अपॉन आई नॉट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स सी बोलेंगे, क्योंकि हमने लगा रखा संधारित्र। तो इसके लिए इस रुकावट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स सी से करेंगे। तो एक्स सी बराबर कितना होगा, वी नॉट अपॉन आई नॉट, जो कि किसके बराबर हुआ, 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर आ गया। ठीक है, और ये जो एक्स सी है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, इसको रफ कर देता हूं यहां से, इसे भी और इसे भी। ठीक है, आगे देखिए, जहां एक्सी को संधारित्र लगा रखा है ना आपने परिपथ में, तो आप बोलेंगे संधारित्र की धारितीय प्रतिघात कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है ये, संधारित्र का धारितीय प्रतिघात है, संधारित्र का धारितीय प्रतिघात कहा जाता है। ओके, और इसका मान कितना होता है, एक्स सी बराबर, लिख देता हूं मैं दोबारा से, एक्स सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी, इतना होता है, आप याद रखेंगे, एक फॉर्मूला बन गया हमारा। अब देखिए डीसी के लिए क्या होगा, अगर मैं डीसी की बात करूं तो 4 डीसी, डीसी के केस में क्या होगा, देखिए हम जानते हैं डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति क्या होती है, शून्य होती है डीसी की, एफ बराबर 0। तो अगर मैं एक्सी निकालना चाहूं तो क्या होगा, एक्सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिखेंगे हम, और ये आपका हो गया सी। तो एक्सी का मान कितना होगा, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, और एफ की जगह क्या लिख रहे हैं हम, 0, क्योंकि डीसी की बात कर रहे हैं। तो डीसी के लिए एफ की वैल्यू क्या होती है, 0, मतलब आवृत्ति 0 होती है डीसी की। तो इस एफ की जगह हम जब 0 लिखेंगे तो क्या होगा, एक्सी बराबर 1 अपॉन 0 हो गया, फिर पूरा 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन 0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि डीसी के लिए संधारित्र, ठीक है, अनंत रुकावट डालता है, अनंत रुकावट डालता है। इसका मतलब क्या हुआ,
इतनी ज्यादा रुकावट उत्पन्न करता है डीसी के मार्ग में, संधारित्र की अनंत रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक है, अनंत रुकावट का मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करेगा, अर्थात डीसी को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा, उसको रोक देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब किसी परिपथ के अंदर हम संधारित्र लगाते हैं और उसमें डीसी, ठीक है, डीसी सप्लाई देते हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ संधारित्र उसको पूर्ण रूप से रोक देता है, अपने अंदर से डीसी को पास नहीं होने देता है। ठीक है, क्योंकि रुकावट कितनी आ रही है कैपेसिटर के लिए, डीसी के लिए कैपेसिटर के केस में क्या आ रही है, अनंत रुकावट आ रही है। अनंत मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा रुकावट। इसलिए क्या करेगा, सारी करंट को वहीं रोक देगा, मतलब सारी करंट को वहीं रोक देगा, अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देगा डीसी को। ठीक है, तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे, ये हो गया आपका डीसी के लिए। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए यहां से, अब मैं यहां इस वाली चीज को यहां से रफ कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। समीकरण 1 को मैं नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि हमें कंपेयरिंग भी करनी है इसकी, इसके बाद मैं यहां से लिख देता हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, इसको भी मैं यहां से, ठीक है, देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इस समीकरण 2 को आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। देखिए अगर मुझे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 की कंपेयरिंग करनी है कि कौन सी चीज अग्रगामी है कौन सी पश्चगामी, अर्थात धारा अग्रगामी है या वोल्टेज अग्रगामी है, अग्रगामी और पश्चगामी चेक करने के लिए मुझे इसे कॉस से साइन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तभी अच्छे से कंपेयरिंग हो सकती है, इसलिए मैं क्या कर देता हूं, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक, तो कैसे होगा देखिए, इसको हम कर सकते हैं आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी को लिख सकता हूं मैं साइन 90 प्लस ओमेगा टी, ये एक फॉर्मूला बन गया। देखिए मैं आपको यहां बता देता हूं, साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी साइन में थीटा में 90 डिग्री ऐड कर देते हैं तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यही चीज है यहां पर सेम। देखिए कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लीजिए, क्या लिखा हुआ, थीटा लिखा हुआ, कॉस थीटा। क्या हम कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा नहीं लिख सकते, तो साइन 90 प्लस थीटा यानी कि ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी को मैंने इस फॉर्मूले की हेल्प से साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिख दिया है। कॉस थीटा को साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं ना, इसी तरीके से कॉस ओमेगा टी को साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, आप इसको यहाँ साइड में लिख देंगे, ओके, और मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ। ठीक, ये लिखना है आप, मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल सके थोड़ा। और देखिए यहाँ पर आई बराबर आई नॉट साइन, इसको आप पहले कर दीजिए ओमेगा टी और प्लस कर दें आप पाई बाई 2, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को देखिए और तुलना कीजिए इसकी। ठीक है, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 3 की, 1 व 3 की तुलना करने पर, जब आप इसकी तुलना करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक में, समीकरण 1 में है v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, और फाइव का मान कितना पाई बाई 2, मतलब कलांतर यहां पर कितना शो हो रहा है आपको, प्लस 90 है। इसका मतलब क्या हुआ, आप देख पा रहे हैं इनमें कलांतर आ गया, यहाँ ओमेगा टी है और यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। इसका मतलब इसमें क्या है, कलांतर है इन दोनों में, यानी धारा यानी वोल्टेज और धारा के बीच में क्या है, यहाँ पर फिर से कलांतर आ गया। ठीक है, और कलांतर कैसे निकालेंगे आप, कलांतर निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था भाई। इसकी कला क्या है आपकी, इसकी कला क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक, और इसकी कला क्या है आपकी ओमेगा टी, तो इसकी कला में से इसकी कला को हटा दीजिए आप, और यहां से आप देख रहे हैं ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और माइनस के ओमेगा टी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ गया पाई बाई 2, यानी कि कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। पाई बाई 2 का मतलब क्या है 90 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया
कि जब किसी परिपथ के अंदर शुद्ध संधारित्र लगा होता है तो धारा और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का कलांतर होता है। 90 डिग्री कलांतर तो आपका प्रेरकत्व के लिए भी आया था, लेकिन उसमें और इसमें क्या अंतर है? देखिए यहां देखिए, पहले इसको समझिए, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को देखिए। यहां पर v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी है और यहाँ आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, पाई बाई टू। इसका मतलब क्या है? धारा क्या है? वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है, इसको बोलेंगे प्लस पाई बाई टू है, तो इसका मतलब ये अग्रगामी है, ठीक है। और उसमें क्या था? उसमें उल्टा था। जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको शुद्ध प्रेरकत्व कराया था, उसमें क्या था? जस्ट उल्टा था। वहां पर वोल्टेज अग्रगामी थे, धारा पश्चगामी थी, ठीक है। और कितने डिग्री का अंतर था? 90 डिग्री। यहां पर भी 90 डिग्री का ही है, लेकिन यहां अंतर क्या है? यहां धारा अग्रगामी है, वोल्टेज पश्चगामी है, उल्टा हो गया उसका। कलांतर पहले भी 90 डिग्री का था और अब भी 90 डिग्री है, बट पिछली बार धारा पश्चगामी थी, वोल्टेज अग्रगामी थे। इस बार उल्टा हो गया, इस बार धारा अग्रगामी है, वोल्टेज पश्चगामी है, इतना अंतर आया है। तो ग्राफ जो था ना, जो पिछला ग्राफ आया था सेम टू सेम वही ग्राफ आएगा, बट इस बार क्या आएगा? धारा ग्राफ क्या हो गया? पहले का उल्टा हो गया। पहले हमने क्या दिखाया था? पहले हमने बनाया था माइनस कॉस थीटा का, देखिए यहां क्या आया था? माइनस साइन आया था और यहां आया था कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो यानी कि माइनस कॉस थीटा का जो ग्राफ आता है ना, बिल्कुल ऐसे बनाया था। इस बार क्या है? देखिए यहां पर इस बार कॉस थीटा का तो बनेगा, लेकिन यहां क्या आ रहा है? इस बार प्लस साइन आ रहा है, इस बार बनेगा प्लस कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा ग्राफ जो नीचे से स्टार्ट किया था इस बार ऊपर से स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपने पिछला वीडियो हमारा देखा है तो। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहां से समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, और अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी तो पहले उसको जरूर देख ले, उसके बाद इसको देखिए, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब मैं बनाता हूं यहाँ पर इसका ग्राफ बनाता हूं, इसको यहाँ पर रफ कर देता हूं, इस इधर साइड से। एक बार मैं देख लूं आपको ये लास्ट लाइन दिख रही है या नहीं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर आपको दिख रही है, कोई समस्या नहीं है। देखिए फेजर डायग्राम यानी कला आरेख, कला आरेख इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, ठीक है। कैसे बनेगा देखिए, देखिए सबसे पहले तो हम किसका बनाते हैं? v बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी। पहले तो हम वोल्टेज का बना देते हैं, तो ये रहा आपका वोल्टेज का, तो ये क्या है? वोल्टेज का अधिकतम मान वी नोट, और कितना था? कला कितनी है इसकी? ओमेगा टी है ना, कला कितनी? ओमेगा टी, तो ये रहा आपका ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए धारा का क्या है? धारा का जो ग्राफ है ओमेगा टी से कितना है? ओमेगा टी में प्लस पाई बाई टू ऐड है, ठीक है। तो कलांतर कितना होगा इसमें? 90 डिग्री का हो गया। यानी कहने का मतलब ये है जहां पर आपका वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज उसमें 90 डिग्री प्लस कर दीजिए आप धारा के लिए, तो इसका मतलब आई कहां जाएगा? आई जहां आपका वोल्टेज है इसमें 90 डिग्री कलांतर है, तो 90 डिग्री प्लस कर दें, तो इसमें 90 डिग्री प्लस करेंगे तो कहां जाएगा? इधर, ऐसे आएगा, तो वो आ गया आपका कहां? यहां आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जाएगा, और ये क्या आ गया आपका? आई नोट आ गया, ठीक। और देखिए मैंने वी नोट से आई नोट को क्या दिखाया है? कम दिखाया है। इसका रीजन मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि आई नोट जो होता है वी नोट से हमेशा लेस देन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये यहां से यहां तक का क्या होगा? पाई बाई टू हो गया, तो ये टोटल कितना हुआ? पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी हो गया, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इसको पाई बाई टू, ये पाई बाई टू है आपका इतना 90 डिग्री, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसको मैं और सही से बना दूं इस तरीके से, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक तो आपका फेजर डायग्राम ये बन गया, और एक दूसरे तरीके से मैं इसका ग्राफ भी बना देता हूं। ग्राफ सबसे पहले आप क्या करें, यहां ले लें V और I, यानी वोल्टेज और करंट आपकी आएगी यहां,
और ये क्या है, टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ को ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। समय के साथ बदलेगा ग्राफ। देखिए तो यहाँ पर पहले वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वोल्टेज ग्राफ वो होगा जो कैसा होगा, साइन का होता है। जो साइन का ग्राफ होता है वही किसका आएगा, वोल्टेज का। और साइन का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और इस तरीके से चलता है। तो ये हो गया आपका साइन का ग्राफ, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर एक तो मैंने ये टाइम ले लिया, इस टाइम को कहेंगे T/4। यहाँ जो टाइम होगा ना ये होगा T/4 और ये कितना होगा T/2, आवर्तकाल का आधा। और एक समय होगा आपका ये होगा आपका 3T/4, कितना होगा 3T/4। और ये जो टाइम होगा यहाँ तक पूरा, ये हो गया आपका T टाइम, यानी ये पूरा एक चक्कर पूरा होगा ना, एक चक्कर में लगा समय क्या होता है, आवर्तकाल। तो मैं इसको इस तरीके से दिखा सकता हूं, ठीक है। अब देखिए पहली बात तो ये है कि जब कॉस का ग्राफ आता है वो कैसे आता है। देखिए कॉस का जो ग्राफ आता है ना वो कहां से स्टार्ट होता है, देखो यहां से देखिए, पहले तो वो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, ठीक है। और प्लस है तो इसलिए ऊपर से स्टार्ट होगा। माइनस कॉस का नीचे से स्टार्ट होता था और प्लस कॉस का कहां से होगा, ऊपर से स्टार्ट, इस तरीके से ऐसे होता है प्लस कॉस का। तो आप प्लस कॉस का ग्राफ, पहली बात तो ये कि यहां से स्टार्ट होगा इस तरीके से, ऐसे करके ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आया। और वैसे भी मैं आपको इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा, चलिए इसको बना रहने दीजिए। देखिए यहां पर देखिए, ठीक है, ऐसा ही ग्राफ आएगा। यहां पर देखिए 90 डिग्री का कलांतर इनमें कितना है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री। और कैसा बनेगा, प्लस कॉस थीटा के हिसाब से बनेगा, अर्थात कहां से बनेगा, ऊपर से बनेगा, यानी यहां से स्टार्ट होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए 90 डिग्री कलांतर का मतलब मैंने आपको बताया था, जिस टाइम वोल्टेज का मान मिनिमम होगा ठीक उस टाइम पर धारा का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। जब वोल्टेज अपने अधिकतम मान पहुंचता है उस टाइम धारा अपने मिनिमम मान पर होती है। और जब वोल्टेज अपने मिनिमम मान पर पहुंचता है उस टाइम धारा अपने मैक्सिमम मान पर पहुंच जाती है। मतलब उल्टा चलता है, जब वोल्टेज अधिकतम तो धारा न्यूनतम, जब वोल्टेज न्यूनतम तो धारा अधिकतम। ये होता है 90 डिग्री कलांतर का मतलब, ठीक है। और कहां से स्टार्ट होगा, ऊपर से। तो इसलिए ध्यान रखना, वोल्टेज अपने न्यूनतम मान पर है तो धारा कहां होगी, अपने अधिकतम मान पर धारा होगी यहां, ठीक है। अब इस टाइम पर देखिए इतने टाइम पर यहां से लेकर यहां तक का टाइम, यानी कि इसको बोलते हैं T/4 टाइम, ठीक है। T/4 टाइम पर देखिए, इस टाइम पर वोल्टेज कहां पर है, अपने यहां पर है अधिकतम मान पर, देख रहे हैं आप, अधिकतम मान पर है वोल्टेज। तो धारा क्या होगी इस टाइम पर, अपने न्यूनतम मान पर होगी। इसलिए मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, ये है धारा का ग्राफ। तो इस टाइम T/4 पर वोल्टेज अधिकतम मान पर है और धारा कहां पहुंच चुकी है, अपने न्यूनतम मान पर, 0 पर आ चुकी है। अब देखिए इस T/2 टाइम पर देखिए, यहां इस टाइम पर वोल्टेज कहां पहुंच गए, अपने न्यूनतम मान पहुंच गए। तो ठीक इस टाइम धारा कहां होगी, अपने अधिकतम मान पर होगी। इस तरीके से धारा कहां होगी, अधिकतम मान, देख रहे हैं धारा का अधिकतम मान है, देखो इतना मान है धारा का, ठीक है। अब देखिए इस टाइम पर आ जाइए 3T/4 टाइम पर, तो वोल्टेज अपने कहां पहुंच चुके हैं, अधिकतम मान पर। भाई इस टाइम पर वोल्टेज कहां है, अधिकतम है, देखिए आप देखना अधिकतम मान पर है। तो धारा क्या होगी, ठीक इसी टाइम पर न्यूनतम मान पर होगी, धारा यहां होगी, ठीक है। धारा कहां पहुंच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी। अब जब धारा इस T टाइम के लिए कहां पहुंची है, समय T पर कहां पहुंचा वोल्टेज अपने न्यूनतम मान पर पहुंचा, तो धारा इस टाइम कहां होगी, अपने अधिकतम मान पर होगी, धारा होगी यहाँ। तो धारा कहां पहुंच चुकी होगी, यहाँ अधिकतम मान पर होगी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ग्राफ। देखिए यही सेम टू सेम ग्राफ है। अगर मैं इसको यहां से आगे का रफ कर दूं तो ठीक वही ग्राफ है, देखिए आ रहा ना रे वही ग्राफ। तो इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसको चाहे तो आप और आगे बढ़ा दीजिए, मैंने एक ही साइकिल के लिए बनाया है, आप चाहे तो इसको और भी आगे शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब इसको आप रफ कर दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर तीसरा परिपथ कंप्लीट हो चुका है। इतना ही करना है आपको इस परिपथ के अंदर और यहीं पर होता है ये समाप्त, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं है। मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश की है। और अगर अभी भी आपको अगर कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई फिर भी दिक्कत है तो आप एक बार इसको पीछे से रिवाइज कीजिए, पीछे से दोबारा से स्टार्ट कीजिए और फिर दोबारा से इसको देखना स्टार्ट करें, तो आपको डेफिनेटली हर चीज़ समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा हर चीज़, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।